नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी इतिहास की जो मध्यकालीन सीरीज में हम लोग चर्चा कर रहे हैं मुगल काल के बारे में। मुगल काल में आप लोगों ने देखा होगा पिछली वीडियो में बाबर के बारे में, उसके बाद हुमायूं के बारे में। आज हम उसी सर्कल में आगे बात करने वाले हैं अकबर के बारे में। बीच में शेरशाह सूरी के बारे में मैंने चर्चा किया था, क्योंकि 15 वर्षों के लिए मुगल वंश समाप्त हो जाता और सूरी वंश की स्थापना हो जाती। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर। आज दोस्तों हम चर्चा करते हैं अकबर के बारे में। एक महान सम्राट रहा है, और जब हम मध्यकालीन भारत में बात करते हैं उसमें अगर मुगल काल के बारे में बात करें तो अकबर के सम्राट को अगर हम पूर्णतः चर्चा कर लेते तो लगभग मध्यकालीन का आप मान के चलिए 65% भाग जो है हमारा मध्यकालीन भारत में अकबर से ही बना हुआ है। तो आइए देखते हैं अकबर से बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अकबर के समय के बारे में बात करें दोस्तों तो 1556 से लेकर 1605 तक इसका शासनकाल रहा। और कुछ बेसिक जानकारी पहले अकबर से परिचय करते हैं, इसके जन्म के बारे में रिलेटेड जो भी हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनते हैं। फिर इसके बाद इसके द्वारा जीते गए युद्धों के बारे में चर्चा करते हैं। फिर अकबर के द्वारा बनाए गए जो भी अकबर के द्वारा बनाए गए जो भी इमारतें हैं, इबादत खाने हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन प्लस उसकी कलाकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम अकबर के पूरे जीवन के बारे में परिचय करेंगे और उससे बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में मिल जाने चाहिए। आइए पहला पॉइंट देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है, अकबर का जन्म कब हुआ था। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध में अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ था। जैसा कि मैंने दोस्तों पिछले वीडियो में बताया था कि जब शेरशाह सूरी क्या करता है, हुमायूं से युद्ध करता है और हुमायूं पराजित हो जाता है। और बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के नाम से मैंने बताया था 1540 में। उस दौरान क्या होता है, हुमायूं जाकर इन क्षेत्रों में बस जाता है और उसी के दौरान क्या होता है, अकबर का जन्म होता है। तो अकबर एक ऐसा शासक था जिसका जन्म हिंदुस्तान में ही होता है। तो आपको ध्यान रखना है, एक हिंदुस्तानी राजा बीर साल के महल में होता है। इसके माता का नाम के बारे में बात करें तो हमीदा बानो बेगम था, और पिता का नाम तो आप सभी को पता है कि हुमायूं का उत्तराधिकारी जो अकबर बनता है, यानी इसके पिता का नाम हुमायूं था। तो माता का नाम याद रखना है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया हमीदा बानो बेगम किसके माता का नाम था या अकबर की माता का नाम क्या था, तो हमीदा बानो बेगम। और जन्म कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। अकबर को बहुत ही कम उम्र में शासन की सत्ता संभालनी पड़ी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, जब 1556 में हुमायूं 55 से 56 के बीच में फिर से हुमायूं जब शासक बनता है तो 56 में ही क्या होता है, दीनपना के भवन में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और उस समय कोई भी शासक ऐसा नहीं होता जो उसके उत्तराधिकार को संभाल सके। तो बैरम खां के संरक्षण में तुरंत अकबर का जो राज्याभिषेक करवाता है और अपने ही संरक्षण में अकबर के अधीन रहते हुए शासन कार्य को देखता है। तो दोस्तों चर्चा करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया था, जब अकबर शासक बना तो उसकी उम्र कितने साल थी। तो किसी किसी एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में 13 वर्ष देता है, कहीं पे आपका 14 वर्ष देता है। दोनों ही सत्य है। उसका रीजन है कि 13 वर्ष 6 महीना कुछ समथिंग इसकी एज होती है। तो ऑब्जेक्टिव में 13-14 दोनों नहीं देता है, पेपर में या तो 13 वर्ष देता है या तो फिर 14 वर्ष देगा। तो आपको ध्यान रखना है, अकबर का राज्याभिषेक 13 वर्ष की आयु में कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को बैरम खां ने किया। तो ये कालानौर हमारा पंजाब में पड़ता है। तो याद रखना आपको, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था, तो कालानौर पंजाब 1556 में। इसके बाद जब वो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो फिर से राज्याभिषेक कराता है, लेकिन उसका कोई इश्यू नहीं है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहली वाली डेट याद रखना है कि अकबर कब शासक बना था, तो 13 वर्ष की अवस्था में 14 फरवरी 1556 को। किसके संरक्षण में बना था, तो बैरम खां के संरक्षण में बना था। कहाँ पर राज्याभिषेक कराया था इसने, तो कालानौर पंजाब में करवाया था। नेक्स्ट कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, अकबर के बचपन का नाम क्या था, तो बदरुद्दीन नाम था। बदरुद्दीन, जलालुद्दीन, अकबर, इस तरीके कई नाम इसके हैं। जैसे जैसे ये युद्ध के उपरांत जीतता रहा या जनता में इसका जो एक शासन करने का
तरीका था वो पसंद आता रहा, तो वहाँ की जनता उसको अलग अलग नामों से नवाजती रही और इस तरीके से उसके कई नामों से जाना गया। तो आपको ये क्वेश्चन अगर पूछता है अकबर के बचपन का नाम क्या था, बदरुद्दीन, कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करें हम, शुरुआती दौर से ही अकबर क्या था, हुमायूं के साथ युद्धों में भाग लेना और उसकी कुशल नीतियों को सीखना या समझा करता था। उसका रीजन ये था कि हुमायूं भी चाहता था कि अगला उत्तराधिकारी अकबर ही बने। तो इस तौर पे 1553 में इसे कंधार की सूबेदारी भी सौंपी गई थी और फिर इसके बाद क्या होता है, 56 में तो खुद ही इसका राज्याभिषेक करा दिया जाता है और एक राजा के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। लेकिन उस दौरान क्या होता है कि अकबर के अधीन, बाबर के अधीन रहते, बैरम खां के अधीन रहते हुए 56 से 60 तक ये शासन करता है। फिर इसके बाद अभी आगे हम चर्चा करेंगे 60 से 62 तक यह अपनी दादी माँ या माता या इस तरीके से हम कह सकते हैं, जिसे एक पेटीकोट गवर्नमेंट के नाम से या पेटीकोट सरकार के नाम से भी जाना गया, तो 2 वर्षों तक महिलाओं के द्वारा शासन चलाया गया और 1562 से स्वतंत्र रूप से अकबर ने शासन करना शुरू किया और एक लंबा समय रहा इसका शासनकाल का, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। 1556 से लेकर 1605 तक का समय रहा है और जो एक बहुत बड़ा कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानीपत का प्रथम युद्ध हमने चर्चा किया था जो बाबर के मध्य में हुआ था, और पानीपत का द्वितीय युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। कई बार एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनर जब भी पानीपत का युद्ध के बारे में चर्चा करता है तो प्रथम युद्ध या द्वितीय युद्ध या किसके बीच में हुआ था, परिणाम किसको मिला था या कब हुआ था, इस तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। तो हम चर्चा करते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत प्लेस पे लड़ा गया था, इसी वजह से पानीपत के नाम से जाना जाता है, यानी पानीपत के मैदान में ही लड़ा गया था। 15 नवंबर 1556 को यह युद्ध दिल्ली के अफगान शासक आदिल शाह के सेनापति हेमू और अकबर के सेनापति बैरम खां के मध्य में लड़ा गया था। आप सभी को मैंने पिछले भी वीडियो में चर्चा किया था, हेमू एक ऐसा सेनापति था जो बहुत ही कुशल नीतिज्ञ हम कह सकते हैं, बहुत ही कुशल शासक था या सेनापति था जो उसको हराना असंभव था। लेकिन जैसे ही पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू पराजित होता है और अकबर का और भी विस्तार बढ़ जाता है, यानी बैरम खां पूर्णतः ये आश्वासन कर देता है कि अब हमें भारत पर सत्ता हासिल करने में कोई भी ज़्यादा समस्या नहीं होगी। इसके बाद वो एक से एक युद्ध लड़ना शुरू करता है, लेकिन जब अकबर अपने शासन कार्य को देखता है तो उसमें वो बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जिसको समाप्त कर देता है, जिसकी वजह से महान सम्राट के रूप में कहलाता है। जैसे दास प्रथा का उन्मूलन कर देता है, जजिया कर की समाप्ति कर देता है, उलेमा कर की समाप्ति कर देता है, जिसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ ये महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको याद रखना है पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य में हुआ था, तो अफगानों के मध्य में और मुगलों के मध्य में। और मुगलों में बात करें हम तो बैरम खां था जो अकबर का सेनापति था, और अफगानों की बात करें तो आदिल शाह का सेनापति हेमू था। जिसमें क्या होता है, हेमू पराजित होता है और परिणाम बैरम खां के पक्ष में होता है और बैरम खां हेमू की हत्या कर देता है। जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा या इतिहास में पढ़ा होगा कि बैरम खां क्या करता है, अपनी कुशल नीति के द्वारा हेमू को पराजित कर पाता है। हेमू के पास एक बहुत बड़ी सेना होती है और अकबर के पास बहुत छोटी सेना होती है, लेकिन होता क्या है कि युद्ध के दौरान हेमू के आंख में तीर लग जाने के कारण क्या होता है, वो पराजित होता है और उसको बंदी बना लिया जाता है। सेना में अफरा तफरी मच जाती है और ऐसे में क्या होता है कि बैरम खां उसे गिरफ्तार कर उसकी हत्या कर देता है। और बंदी प्रथा, उसी समय से बंदी प्रथा जो बनाने वाली थी बैरम खां के संरक्षण में, अकबर वहां से विरोध करना शुरू करता है और आगे चलकर वो बंदी प्रथा को बंद करके अपने अधीन राजाओं को शासन करने के लिए निमंत्रण भेजता है। और बहुत सारे ऐसे हमारे राजपूत शासक हुए जो अकबर के अधीन रहते हुए अपने शासन को देखते हैं। अभी आगे हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं, ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अकबर का बैरम खां के अधीन शासनकाल 1556 से 60 तक रहा। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बैरम खां के संरक्षण में अकबर ने कितने वर्षों तक शासन किया या कितने समय से कितने तक किया, तो 1556 से लेकर 60 तक। यानी यहाँ पे हमारे पास देखें तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें क्या निकल के आई अकबर के परिचय में। पहला तो हमारा परिचय ये निकलता है, अकबर का जन्म कब हुआ था, तो 1542 में हुआ था। अकबर की माँ का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट बनता है, अकबर कितने वर्ष में राज्याभिषेक कराया, तो 13 या 14 जो भी देता है। कहाँ पर कराया,
तो कालानौर जो पंजाब में है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद राज्याभिषेक किस वर्ष कराया, तो 1556 में करवाया था। बचपन का नाम क्या था, तो बदरुद्दीन था। और नेक्स्ट, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया, तो 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया। किसके मध्य में, अफगान सेनापति हेमू के मध्य में और बाबर के सेनापति बैरम खां के मध्य में लड़ा गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, बैरम खां के अधीन अकबर का शासनकाल कितना रहा, तो 1556 से 60 तक। तो अब दोस्तों चर्चा करते हैं अकबर की विजय के बारे में। देखते हैं जो महत्वपूर्ण हमारे पास विजय हैं, जिनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में ही चर्चा करते हैं। ऐसे तो बात करें तो हम एक बहुत लंबा समय रहा अकबर का, उसमें बहुत सारे युद्ध इसने लड़े, बहुत सारे युद्ध में संधि हुई, बहुत सारे युद्धों में प्रस्ताव इसने भेजा, लोगों ने उसकी अधीनता को स्वीकार किया। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु हमारे बनते हैं एग्जाम से, उनको चर्चा करते हैं। तो दोस्तों पहला हम चर्चा करते हैं मालवा विजय। ये अकबर की पहली विजय होती है 1561 में, यह अकबर की पहली विजय है, तो आपको याद रखना है मालवा विजय कब किया था अकबर ने, तो 1561 में किया था। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, एक नोट करके आप इसको भी महत्वपूर्ण बिंदु को याद रखें। 1563 में आमीर के राजा बहारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, और यह प्रथम राजपूत शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अकबर ने युद्ध लड़ने के बजाय इसने क्या किया था, मैत्री संवत यानी हमारे अधीन रहने के लिए, शासन करने के लिए इसने क्या किया, जितने भी राजपूत शासक थे उन सबको पत्र भेजता है। उनमें से सबसे पहला जो राजपूत शासक है वो भारमल थे, जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार करी। इन्होंने क्या किया, इसने अपने पुत्र भगवान दास और पौत्र मानसिंह को अकबर के संरक्षण में दिया। जैसा कि अभी हम आगे चर्चा करेंगे, मानसिंह आगे चलकर अकबर के सेनापति बनता है और कई युद्धों में सेना का नेतृत्व भी करता है। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध आप लोगों ने सुना होगा, तो अकबर की तरफ से मानसिंह ने ही हल्दी घाटी के युद्ध में सेना नायक के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट दोस्तों हम चर्चा करते हैं गोंडवाना विजय। तो ये जो भी आपके युद्ध हैं, इनका समय आपको याद रखना है और किसके किसके मध्य में हुआ है, इससे संबंधित ही प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। गोंडवाना विजय के बारे में बात करें तो 1564 में हुआ था। यहाँ के शासक वीर नारायण अल्पायु थे, उनकी माता रानी दुर्गावती संरक्षिका थी। दोनों नरही नामक स्थान पर अकबर की सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, गोंडवाना विजय में वीर नारायण जो था एक बालक था, 3 से 4 साल इसकी उम्र थी, लेकिन उसकी माँ रानी दुर्गावती संरक्षिका के रूप में कार्य कर रही थी वहां पर, और अकबर की सेना से लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुई। नेक्स्ट, मेवाड़ विजय 1568। यहाँ के शासक राणा उदय सिंह समीप की पहाड़ियों में जा छिपा। आप सभी को पता है राणा उदय सिंह वही है जो महाराणा प्रताप के पिता थे। जब अकबर क्या कहता है, मेवाड़ विजय के उपरांत उस पर अधिकार करना चाहता है या उसकी सेना वहां पर युद्ध के लिए पहुंचती है, तो युद्ध के पहले ही राणा उदय सिंह क्या करते हैं, समीप की पहाड़ियों में जा छिपते हैं। किंतु इसके सेना नायक जयमल व फतेह सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। इन दोनों की बहादुरी को देखते हुए अकबर ने फतेहपुर सिकरी के मुख्य द्वार पर इनकी मूर्तियां स्थापित करवाई। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन थे वो सेना नायक जयमल और फतेह सिंह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त करते हैं, और जिस तरीके से ये युद्ध का संचालन करते हैं राणा उदय सिंह के भागने के बाद भी, तो इसको देखते हुए अकबर प्रभावित होता है और इनकी मूर्तियों को स्थापित करवाता है, जो आज भी फतेहपुर सिकरी के द्वार पर स्थित हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं दोस्तों गुजरात विजय के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार गुजरात विजय से क्वेश्चन पूछा जाता है। गुजरात विजय के बारे में बात करें तो 1572 में हुआ था। इस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया है। तो क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है, बुलंद दरवाजे का निर्माण कहाँ पर करवाया अकबर ने, या तो क्वेश्चन पूछेगा बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपरांत करवाया था, या कोई भी ऑब्जेक्टिव जैसा भी आपका बनेगा, तो ओवरऑल मिला जुला के हमें क्या करना है, याद रखना है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपरांत करवाया था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप इस बिंदु को ध्यान रखें।
नेक्स्ट दोस्तों आता है आपका हल्दी घाटी का युद्ध 1576। यह युद्ध महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य लड़ा गया। जैसा कि मैंने अभी बताया था, राणा उदय सिंह के पुत्र थे महाराणा प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप सिंह एक वीर योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। हल्दी घाटी के युद्ध में ये बेशक अकबर से पराजित होते हैं, लेकिन ये अधीनता को स्वीकार नहीं करते हैं और फिर जाकर ये अपने राज्य का विस्तार करते हैं। बहुत ही कहानियों में बहुत कुछ मिलता है, तो हमें फिलहाल याद रखना है हल्दी घाटी का युद्ध का परिणाम क्या हुआ और इस युद्ध में कौन कौन था। तो पहला पॉइंट है हमारा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था। यह युद्ध महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य में लड़ा गया था। अकबर विजयी हुआ, किंतु महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। नेक्स्ट दोस्तों अन्य युद्धों के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट युद्धों में दोस्तों देखते हैं अहमदनगर विजय। अगर हम बात करें दोस्तों तो अहमदनगर विजय की शुरुआत जो करी थी अकबर ने 1595 से शुरू किया था और 1600 तक चला था। तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि ऑब्जेक्टिव में हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है। 95 दिया तो आप 95 को टिक करेंगे और अगर 95 नहीं देता तो 1600 को टिक करेंगे। उसका रीजन था अहमदनगर विजय में उसने कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करी थी, तो ये युद्ध कई वर्षों तक चला था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा अहमदनगर विजय कब हुई थी, तो किया था अकबर ने तो 1595 में किया था। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें। यहाँ के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय थे, जिनकी माता संरक्षिका चांद बीबी थी। दोनों लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि अहमदनगर विजय में किसके किसके बीच में युद्ध हुआ था। तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, उनकी माता जो या संरक्षिका थी चांद बीबी, जो दोनों ही इसकी सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। नेक्स्ट, केवल एक पॉइंट के रूप में ही आपको याद रखना है सलीम का विद्रोह। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सलीम का विद्रोह कब हुआ था, तो 1599 में हुआ था। अकबर का पुत्र था सलीम, जिसके बारे में अभी हम आगे चलकर चर्चा करेंगे। सलीम यानी जहांगीर के बारे में, तो वहां पर हम इसके बारे में बताएंगे आपको। तो यहाँ याद रखना है सलीम का विद्रोह कब हुआ था, तो 1599 में हुआ था। नेक्स्ट युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं, आसिरगढ़ का युद्ध 1601। दोस्तों यह युद्ध जो था अकबर का अंतिम युद्ध था। यह अकबर की अंतिम विजय थी और 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी, जिसका मकबरा सिकंदरा यानी आगरा में है। अब दोस्तों मैं बताऊं आपको, अकबर की विजय करने की 3 पद्धतियां थी। एक तो पहली विजय करने का मेन उद्देश्य इसका था साम्राज्य का विस्तार करना, उस संबंध में वैवाहिक संबंध स्थापित करता था। दूसरा क्या था, प्रस्ताव भेजता था अधीनता स्वीकार करने का, उसके द्वारा क्या करता था वो साम्राज्यों पर अधिकार करता था। और तीसरा था अगर इन प्रस्तावों को कोई नहीं मानता था उस पर युद्ध कर कर विजय प्राप्त करता था। तो इस तरीके अकबर ने अपने जितने भी युद्ध लड़े उसमें 3 तरीके से युद्ध पर फतेह करने का प्रयास किया था। पहला तो वैवाहिक संबंध के रूप में, इसलिए अकबर को अभी हम आगे चर्चा करेंगे तो उसके बारे में सारी चीजें मैंने बताया था। जैसे जो अकबर जोधाबाई से विवाह करता है तो राजपुताने के हिंदू होने के साथ भी उसने उससे विवाह संबंध स्थापित किया था। उसका मेन रीजन यही था कि जब इसने राजपूत शासन को अपने अधीन स्वीकार करने के लिए भेजा या प्रस्ताव भेजा तो उसमें से राजा भरमाल ने अपनी पुत्री का विवाह इससे करवाया था। तो नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं अकबर के कुछ सुधार जो महत्वपूर्ण हैं, अक्सर पेपर में देखने को यहाँ से प्रश्न मिल जाता है। पहला तो है 1562 में युद्धबंदियों को गुलाम बनाने की प्रथा पर रोक बनाया या रोक लगाई। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। पहले क्या होता था, युद्ध में जो भी पराजित होता था उसके सेनापति को या राजा की हत्या कर दी जाती थी या उसे बंदी बना लिया जाता था, उससे जबरदस्ती अन्य कार्यों को लिया जाता था, यानी उसको स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार नहीं दिया जाता था। लेकिन अकबर ने ऐसा नहीं किया। अकबर ने क्या किया, उनको अपनी अधीनता स्वीकार करी और राज्य को उनको दे देता था और उनको जब भी आवश्यकता पड़ती थी तो उनसे वो मदद लेता रहता था। यानी उसने क्या किया था, 1562 में युद्धबंदियों के गुलाम प्रथा बनाने पर रोक लगाई। दूसरा, 1563 में हिंदू तीर्थकर की समाप्ति की। 1564 में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाले जजिया कर की समाप्ति की। 1572 में फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया। 1575 में इबादत खाने का निर्माण करवाया और
1579 में मजहर की घोषणा की। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना आपका, युद्ध बंदियों की प्रथा पर रोक 62, हिंदू तीर्थ यात्रा कर कब्रों का 63, जजिया कर की समाप्ति 64, फतेहपुर सिकरी का निर्माण 72, इबादत खाने का निर्माण 75 और मजहर की घोषणा 1579। नेक्स्ट 1582 में दीन इलाही धर्म को चलाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया आपसे, दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की या दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? तो अकबर के द्वारा चलाया गया था। इस धर्म को समझ लीजिए, इसमें क्या होता है, किसी को भी मजबूर नहीं करता था ये कि आप अपने धर्म को बदलें। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा सीरियल के माध्यम से या किताबों में पढ़ा होगा, जोधाबाई हिंदू शासिका थी, जिससे ये विवाह करता है, ये खुद अपने महल में उनको पूजा करने की अनुमति देता है और एक मंदिर का भी निर्माण करवाता है। और एक दोस्तों यहाँ पे पॉइंट और याद आ गया मुझे, इसको भी ध्यान रखें, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है अनपढ़ शासक कौन था? तो अकबर एकमात्र ऐसा शासक था जो अनपढ़ था, यानी पूरी तरीके से वो क्या था, अनपढ़ था, यानी पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानता था, क्योंकि बचपन से ही इसका जीवन इतना संघर्षमय था, इसको पढ़ने लिखने का समय नहीं मिला था। तो कई बार प्रश्न यहाँ से भी बनता है, तो ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट 1583 में इलाही सम्मत चलाया। नेक्स्ट अब चर्चा करते हैं दोस्तों, अकबर की शासन व्यवस्था क्यों इतनी मजबूत थी? उसका रीजन क्या था? अकबर के दरबार में रहने वाले नवरत्न, जो हर क्षेत्र के अपने ज्ञाता थे, अकबर को कैसे कार्य करना है, क्या करना है, उनसे सलाह लेना और अकबर को सही सुझाव देने का कार्य करते थे, जिससे एक महान सम्राट बना। तो दोस्तों कभी कभी नवरत्नों से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा। आइए नवरत्नों पे चर्चा करते हैं। तो नवरत्नों में पहला नाम आता है आपका अबुल फजल। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनका बनता है आईने अकबरी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी। और इसी तरीके से फैजी, अबुल फजल और आपका अब्दुल रहीम खान खाना, अन्य कई लेखकों ने मिलके महाभारत का रजनामा नाम से अनुवाद भी किया था। तो ये भी कभी कभी प्रश्न आपका बन जाता है, तो वहाँ पे क्वेश्चन देखिए किसका भी ऑप्शन पे क्या बनाता है। तो रजनामा नाम से इसने क्या किया था, महाभारत का अनुवाद करवाया था। तो ये भी ध्यान देना होगा। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आईने अकबरी, अकबर से संबंधित पुस्तक जिसके बारे में जानकारी मिलती है अकबर से, किसने लिखा था? अकबर के दरबार में रहने वाले नवरत्न के रूप में जाने जाने वाले अबुल फजल ने लिखा था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिविल वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा गया आईने अकबरी के लेखक के बारे में। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं राजा टोडरमल। राजा टोडरमल ने भारत में जब्ती व्यवस्था के जन्मदाता के रूप में माने जाते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई भी गलत तरीके से किसी भी सत्ता को हासिल करता था या इसके साथ दुर्व्यवहार करता था या शासन व्यवस्था में किसी भी तरीके का प्रतिबंध लगाता था या गलत कार्य करता था, तो उसकी क्या करता था, धन संपत्ति को जब्त करवा देता था, उसे जब्ती प्रथा के नाम से जाना जाता था। तो भारत में इसके जन्मदाता राजा टोडरमल थे। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं तानसेन के बारे में। तानसेन के बारे में आप सबने सुना होगा, संगीत के क्षेत्र में इनका बहुत ही नाम था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि तानसेन में वो सुर था, ऐसा माना जाता था अगर वो अपने सुरों को जब निकालते थे या गाते थे तो शीशा तोड़ने की क्षमता मानी जाती है। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपका, तानसेन किस घराने से संबंधित थे? तो ग्वालियर घराने से संबंधित थे। या ध्रुपद शैली के जन्मदाता या विकास किसने किया था? तो तानसेन ने किया था। नेक्स्ट आते हैं आपके भगवान दास और मान सिंह। मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, पहला हिंदू राजपूत शासक जिसने क्या किया था, अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था और अपने पुत्र भगवान दास और पौत्र मान सिंह को अकबर को दिया था। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज आ जाता है, मनसब। मनसब प्रथा क्या थी? तो मनसब प्रथा को समझ लीजिएगा। मनसब प्रथा में क्या होता था, घोड़ा प्लस सैनिक, यानी क्या करता था शासक, किसी को घोड़ा प्लस सैनिक देता तो उसको एक मनसब के रूप में जाना जाता था। जब इन्होंने क्या किया था, भरामल ने भगवान दास और मान सिंह को अकबर की सेवा करने के लिए दिया था, तो अकबर ने 5000 मनसब दिए थे उनको, यानी घोड़ा प्लस सैनिक दिए थे। तो ये चीज भी ध्यान रखना आपको, मनसब से संबंधित अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो घोड़ा प्लस सैनिक को मनसब बोला जाता था। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है अब्दुल रहीम खान खाना।
आप सभी को पता है बैरम खां के पुत्र के रूप में अब्दुल रहीम खान खाना जाने जाते थे। अब्दुल रहीम नाम था, खान खाना किसने इसे उपाधि दी थी। नेक्स्ट बीरबल आते हैं, जिनका मूल नाम था महेश दास। अकबर बीरबल की कहानियां तो आप सबने सुना ही होगा बहुत। और इसी तरीके से क्वेश्चन में भी याद रखना है कि बीरबल किसके दरबार में रहते थे, तो अकबर के दरबार में रहते थे। या बीरबल का मूल नाम क्या था, महेश दास। या क्वेश्चन पूछेगा महेश दास किसका मूल नाम था, तो बीरबल का वहां पे विकल्प टिक करना होगा आपको। नेक्स्ट दोस्तों हम चर्चा करते हैं फैजी के बारे में। तो फैजी का मूल नाम था हकीम हुकम्मा। तो इस तरीके से याद रखना है, ये भी एक सलाहकार के रूप में अकबर के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा इसलिए फेमस थे कि ऐसा माना जाता है कि जब भी खाना खाते थे तो हमेशा दो प्याज ही खाते थे, तो इसलिए इनका नाम भी पड़ गया था मुल्ला दो प्याजा के रूप में। तो इस तरीके से हम बात करें तो अकबर का जो ये विशाल साम्राज्य खड़ा हुआ था उसमें अकबर के नवरत्नों की प्रमुख भूमिका रही। और अकबर एक महान शासक होने का रीजन ये था कि उसने कभी भी सत्ता विस्तार के या लूटपाट की दृष्टि से भारत में शासन नहीं किया। उसने भारत को अपना समझकर, अपनी सत्ता समझकर शासन किया, और जिसकी वजह से एक महान सम्राट बना। इसने बहुत सारी ऐसी मुगल नीतियां थी जिसको बदल दिया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिससे हर एक, मुझे लगता है कि भारत के हर एक क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ। नेक्स्ट दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं अकबर की कला के बारे में। कुछ इससे संबंधित प्रश्न पेपर में देखने को मिलते हैं। अकबर के समय में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने दिल्ली में बनवाया। तो आपको याद रखना है दोस्तों, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में है। किसने बनवाया, हाजी बेगम ने बनवाया। किसके समय में, तो अकबर के समय में। जिसका डिजाइन जो किया था मिर्जा बेग व्यास ने किया था। तो यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव बनेंगे, तो इसको ध्यान देंगे आप सभी। आगरा के किले का निर्माण कासिम खां की देखरेख में अकबर ने बनवाया। इलाहाबाद व लाहौर के किले का निर्माण करवाया जहांगीर महल, जोधाबाई मरियम महल, बीरबल महल, पंचमहल, खास महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती दरगाह, दीवाने आम, दीवाने खास का निर्माण फतेहपुर सिकरी में करवाया। तो इस तरीके से दोस्तों अकबर की लगभग प्रमुख प्रमुख चीज़ों पर हमने चर्चा किया, और उम्मीद करता हूं कि अकबर से बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।